नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, क्योंकि दोस्तों इसकी जो एनसीईआरटी 15 नंबर की आनी थी और पेडागॉजी 15 नंबर की आनी थी, दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं 5 वीडियो में। तो दोस्तों उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है और आपके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैंने इनकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां से भी जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अब कहीं से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले तो बस आपको प्रैक्टिस सेट ही हल करने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, हल करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। यानी कई पशुओं के चित्र दे देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ चुका है और जितने भी प्रश्न मैंने इसमें ऐड किए हैं वो सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो ध्यान से समझिएगा सभी प्रश्नों को। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा अवलोकन का विकास करना, तीसरा वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और आपका चौथा आंसर है डेटा संग्रह का विकास करना। तो दोस्तों इन चारों में से आपको सही आंसर टिक करने हैं कि कौन कौन से आंसर सही है। तो पहला सृजनात्मकता का विकास करना बिल्कुल सही है। आप किसी चीज की रचना करते हैं, रंग भरना या कार्य करना, कोई भी रचना करना, विविध प्रकार की सोच रखना, क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा अवलोकन का विकास करना, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप पशुओं के चित्रों पर रंग भरेंगे तो अवलोकन करेंगे और आपके अंदर अवलोकन का विकास होगा, यानी अवलोकन कौशल का। तीसरा वर्गीकरण कौशल का विकास करना बिल्कुल सही है। आप जब अलग अलग पशुओं के चित्रों पर रंग भरेंगे तो आपके अंदर वर्गीकरण कौशल का भी विकास होगा। चौथा डेटा संग्रह का विकास करना, इसमें कोई भी डेटा संग्रह नहीं किया जा रहा, तो दोस्तों ये ऑप्शन सही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन से पार्ट में ये तीनों हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि इसी में है पहला, दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? दोस्तों सहजानुभूत का मतलब होता है बच्चों के अंदर जो सरल स्वभाव वाले विचार हैं या सहज स्वभाव वाले विचार हैं, उनको इन चारों में से दिया गया है, और कौन सा विचार इनमें से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? तो पहला, घास पौधा नहीं है। दूसरा, कुछ सब्जियां फल होते हैं। सी पार्ट, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, और डी पार्ट, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। तो इन चारों में से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन सा सही है? बी पार्ट। कुछ सब्जियां फल होते हैं, जैसे आपका खीरा हो गया, टमाटर, ये सब सब्जियां हैं जो फल होते हैं, ठीक है। घास पौधा नहीं होता, तो घास दोस्तों पौधा होता है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ये भी गलत है, बीज पौधे का ही हिस्सा होते हैं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि गाजर और बंद गोभी पौधे हैं। तो सही आंसर कौन सा है? कुछ सब्जियां फल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश जो पक्षी होते हैं वह अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? दोस्तों इसको मैंने कल ही एनसीईआरटी कक्षा 5 की जो क्लास थी उसमें बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, वहां से प्रश्न 100% आएंगे और मैंने कम समय में सब कुछ कवर कर दिया है। तो दोस्तों बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं होगा, वो वीडियो जरूर देखें। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। डी, इनके कान ढके होते हैं और वह उड़ सकते हैं। सी, पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, और आपका डी ऑप्शन, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन जितने भी दिए हैं वो तो सही हैं, लेकिन अधिकांशतः गर्दन हिलाने का क्या कारण है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर है ए, कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, ठीक है। यानी उनकी जो पुतलियां हैं वो घूम नहीं सकती, इसलिए उनको अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाना पड़ता है चीजों को देखने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न,
एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव, दोस्तों जलाभाव का मतलब होता है जल का अभाव यानी जल की कमी। तो जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 5 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी या आकलन करेगी। समझ लीजिए, ए पार्ट, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, बी उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, सी यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, और डी जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो दोस्तों इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर है आपका सी पार्ट, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। क्योंकि बच्चे जो कार्य कर चुके होते हैं उनका अगर आप आकलन करेंगे उनको लेकर के, तो आप ज्यादा अच्छे से उनको आकलन कर पाएंगे या उनको आंक पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। यानी प्राथमिक स्तर पर जब आप पर्यावरण अध्ययन का आकलन कर रहे हैं तो कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है और पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, ए स्मरण, बी प्रश्न पूछना, सी न्याय और समानता के प्रति चिंता, डी सहयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, न्याय और समानता के प्रति चिंता। ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। राधा अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य किसमें सुधार करना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिए कि राधा अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य किसमें सुधार करना है। ए संवेगात्मक कौशलों में, बी चिंतन कौशलों में, सी बोलने संबंधी कौशलों में, और आपका डी है अवलोकन कौशलों में। तो दोस्तों जब गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछे जाते हैं तो चिंतन कौशलों में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछने में, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी पार्ट, चिंतन कौशलों में सुधार करना चाहती है। उसका मुख्य उद्देश्य है गहन जांच पड़ताल और कल्पना परक प्रश्न पूछने से। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों एनसीएफ 2005 जहां पे भी लग जाता है वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान से समझिए। पहला, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, बी पार्ट विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, और आपका सी पार्ट विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, और आपका डी पार्ट है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है कि आप कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़कर पढ़ाएं। तो दोस्तों जहां पर भी आ जाए एनसीएफ 2005 तो बाहरी जीवन से जोड़ करके, यानी कक्षा के वातावरण से तो जोड़कर है ही, आप बाहरी जीवन से यानी दैनिक चीजों से जोड़ करके अधिगम करवाएं, कक्षा कक्षीय अधिगम करवाएं। वही है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, मैंने ये आपको पेडागॉजी सेक्शन में बताया भी था, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। ये नहीं बताऊंगा कौन कौन से सोपान हैं, आप वीडियो देख के अच्छे से समझिए, जिससे आप अगर इसके बारे में वीडियो देखेंगे तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, जिससे आपकी पूरी पेडागॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं, ए 4, बी 3, सी 8 और डी आपका है 6। तो कौन सा आंसर सही है, कितने सोपान होते हैं, 6 सोपान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही है। अब आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि कौन कौन से सोपान है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपकी पूरी पेडागॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, ए चित्र पठन, बी सृजनात्मक लेखन, सी निदर्शन या प्रदर्शन, और डी हस्तपरक गतिविधि। यहाँ पे परक है, ध्यान दीजिएगा, हस्तपरक गतिविधि। तो दोस्तों जब प्रयोग किया जाता है तो आप हस्तपरक गतिविधि करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन यानी मानचित्र का अंकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ए साफ सुथरा रेखांकन, बी गणना और अनुमान,
सी माप के अनुसार चित्रण करना और डी सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो दोस्तों जब आप मानचित्र का अंकन करते हैं तो कौन सा कौशल बढ़ता है? तो आपका सही आंसर होगा डी सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे? यह भी मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी की क्लास में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, यानी दक्षिण अमेरिका से आपके मिर्च वाले व्यवसायी आए थे, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? दोस्तों इसको भी मैंने एनसीईआरटी की क्लास में ये पॉइंट भी बताया था। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी एनसीईआरटी की तो जरूर देखें, कम समय में आपको सब कुछ मिल जाएगा और फ्री नोट्स भी अवेलेबल है, कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री नोट्स व्हाट्सएप के माध्यम से। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी इसी में ऐड कर दिया है, तो आप यहां से मैसेज कर दीजिएगा सीटेट एनसीईआरटी लिख करके, तो मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। बी, उनमें धूल को हटाने के लिए, यानी जो जार और बोतलें हैं उनसे धूल हटाने के लिए। सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। और डी, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, सी पार्ट। ध्यान दीजिएगा, नमी को इसलिए हटाते हैं जिससे आपका जो आम का अचार है वो अगले मौसम तक चल सके, खराब ना हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।